हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं भानु और आपके सामने लेके आया हूं नई वीडियो। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आज डिस्कशन करेंगे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो फ्रेंड्स, किस किस मनोवैज्ञानिक के कौन कौन से संज्ञानात्मक सिद्धांत दिए हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे आज। तो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था अधिगम के सिद्धांत और उनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर को डिस्कस ना करते हुए एक नए टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जिसमें हम जानेंगे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो दोस्तों, संज्ञानात्मक विकास में कई मनोवैज्ञानिकों ने कई तरह के सिद्धांत दिए हैं, जिसमें से हमारे जो प्रमुख मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है, उसमें हमारे सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिक जो आते हैं वो है हमारे जीन पियाजे। जीन पियाजे जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। तो दोस्तों, आज इसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा दोस्तों हम जानेंगे लॉरेंस कोहलबर्ग, इन्होंने भी संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के ऊपर अपना सिद्धांत दिया है। अगला है दोस्तों वाई गोत्स्की, ये हमारे तीसरे संज्ञानात्मक विकास के मनोवैज्ञानिक हैं। और दोस्तों, अंत में हम जानेंगे जेरोम ब्रूनर को। तो दोस्तों, सभी ने अपने अपने मतों को दिया है कि बालक किस अवस्था में किस प्रकार से सीखता है, उसकी मानसिक स्थिति, उसकी बौद्धिक स्तर, इन चीज़ों को उन्होंने अपने अपने तरीके से समझाने का प्रयास किया है कि बालक किस अवस्था में किस तरह की परिस्थितियों में कैसे आसानी से सीख सकता है, उसकी मनोदशा उस समय क्या होती है। तो इसमें अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग मत दिए हैं। तो हम शुरू करेंगे फर्स्ट इसमें से जीन पियाजे, कि जीन पियाजे ने कौन सा संज्ञानात्मक सिद्धांत बताया है दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों आगे। फ्रेंड्स, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की जो है 4 अवस्थाएं बताई हैं। तो जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत, जिसमें दोस्तों उन्होंने 4 अवस्थाएं बताई हैं। तो जो पहली अवस्था हमारी है वह है संवेदी प्रेरक, या इसको दोस्तों गामक भी बोल देते हैं, संवेदी प्रेरक या संवेदी ग्रामक। दोस्तों, यह 0 से 2 वर्ष के बालक में पाई जाती है, 0 से 2 वर्ष। और इसमें वो जो मूल क्रियाएं करता है, मूल क्रियाएं, इस अवस्था में बालक मूल क्रियाएं करता है, जैसे कि रोना, चिल्लाना। दूसरी अवस्था जो है बालक की, वो उन्होंने बताई है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो दोस्तों, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में उन्होंने 2 से 7 वर्ष के बालक को रखा है, कि 2 से 7 वर्ष का जो बालक है वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आता है। तो इसमें दोस्तों क्या होता है, प्रतीकात्मक विचार जो है बालक के मन में आते हैं, और वस्तु का स्थायित्व, अर्थात वस्तुओं के बारे में वो जानकारी रखने का प्रयास करता है। तीसरा है दोस्तों मूर्त अथवा ठोस संक्रियात्मक। मूर्त अथवा ठोस संक्रियात्मक अवस्था होती है, यह आपके 7 से 11 वर्ष तक बालक में चलती है। तो वो जो है इस अवस्था में दोस्तों वो ठोस वस्तुओं के संपर्क में आता है, ठोस वस्तु के संबंध में अपना मत या मत और तर्क देना प्रारंभ कर देता है। बालक जो है, जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में चीज़ों को जानता है, बालक जिन चीज़ों को, वो ठोस संक्रियात्मक अवस्था में उसके ऊपर अपनी राय बना लेता है, उसके बारे में तर्क देना शुरू कर देता है, और वस्तुओं का वर्गीकरण कर सकता है, वस्तुओं का वर्गीकरण। तो दोस्तों, इस अवस्था में वस्तुओं का वर्गीकरण वो वस्तु के गुण के आधार पर करना प्रारंभ कर देता है। तो हम ये भी याद रखेंगे। जो उसकी लास्ट अवस्था है वह है औपचारिक संक्रिया अवस्था। तो दोस्तों, इस अवस्था में 11 से 15 वर्ष
का जो बालक रखा जाता है। और फ्रेंड्स इसमें जो है अमूर्त चिंतन जो है, इसका सबसे बड़ी विशेषता इस अवस्था की यही है कि बालक इसमें अमूर्त चिंतन कर सकता है। वस्तु प्रत्यक्ष नहीं है सामने, लेकिन फिर भी वह उसका चिंतन कर सकता है। सांकेतिक भाषा के आधार पर वह उसको जान सकता है। जैसा कि हमने पिछली अवस्थाओं में देखा कि बालक को अगर हम किसी ठोस वस्तु को दिखाएंगे, वो तभी उसकी अवधारणा को समझ सकता है। लेकिन इस अवस्था तक आते आते उसके अंदर अमूर्त चिंतन आ जाता है और वो प्रतीकात्मक रूप से अपनी समझ विकसित कर लेता है। समझ विकसित, आप कोई वाक्य बोलेंगे, आप कोई शब्द बोलेंगे और उसके मन में उसकी इमेज बन जाएगी, बालक के मन में, कि वो हम किस वस्तु के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो इस स्टेज तक आते आते जो है बालक के अंदर अमूर्त चिंतन की जो है एक अवधारणा विकसित हो जाती है। अमूर्त चिंतन वह कर सकता है। तो दोस्तों जीन पियाजे ने हमारे 4 अवस्थाओं के बारे में ही बताया था। तो दोस्तों जीन पियाजे ने बालक की 4 अवस्थाओं के बारे में बताया था। संवेदी प्रेरक या संवेदी गामक 0 से 2 वर्ष मूल क्रियाएं करता है बालक। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसमें बालक अपने आसपास की सभी चीज़ों को छूकर देखता है और जानना चाहता है कि हमारे आसपास ये सब क्या है, लेकिन उसके मन में किसी प्रकार की कोई अवधारणा नहीं जल्दी जन्म पाती है कि वह किसी भी वस्तु के बारे में या किसी भी स्थिति के बारे में कोई अपनी संकल्पना को मजबूत कर सके। वो उस समय सीख रहा होता है। लेकिन दोस्तों मूर्त या ठोस संक्रियात्मक अवस्था तक आते आते बालक कुछ ठोस वस्तुएं जिनको वो छूता है, उसको देख करके वो अपनी अवधारणाएं अपना प्रत्यय मन में बनाने लगता है कि ये वस्तु क्या है, इससे क्या होता है, ये सब चीज़ें उसके मन में आने लगती हैं। और उसके बाद दोस्तों औपचारिक संक्रिया अवस्था, कि वस्तु सामने न होने के बावजूद भी वह उसका अमूर्त रूप से चिंतन कर लेता है, उसके बारे में जान लेता है, चीज़ों को ज़्यादा विस्तृत समझने लगता है। तो दोस्तों हम आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स अगला है हमारा लॉरेंस कोहलबर्ग। लॉरेंस कोहलबर्ग। तो दोस्तों लॉरेंस कोहलबर्ग ने जो है उनके संज्ञानात्मक विकास को उनका जो संज्ञानात्मक विकास है, संज्ञानात्मक विकास को हम नैतिक विकास के संबंध में भी जानते हैं कि इन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत भी कहते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स इन्होंने नैतिक विकास का बालकों में किस तरह से विकास होता है, ये इन्होंने इन चीज़ों के ऊपर अपने विचार दिए थे कि बालक किस प्रकार से सीखता है, नैतिक शिक्षा बालक में किस प्रकार से आती है। तो इन्होंने दोस्तों जो अपना एक परिभाषा दी थी उसमें उन्होंने ये बताया, इनके अनुसार जब बालकों को नैतिक संघर्षों का सामना करना पड़ता है तो उनकी तार्किकता प्रभावित होती है। दोस्तों जब बालक को जो नैतिक संघर्ष का सामना करना पड़ता है तो उनकी तार्किकता प्रभावित होती है, ऐसा इनका मत है। तो प्रभावित होती है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों उन्होंने बताया कि बालक को 3 अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। 3 अवस्थाओं, बालक को 3 अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। एक पहली अवस्था है
उसको हम प्राक रूढ़िगत या पूर्व रूढ़िगत अवस्था। तो दोस्तों प्राक रूढ़िगत या पूर्व रूढ़िगत अवस्था क्या है? किसमें 4 से 10 वर्ष जो है, 10 वर्ष के बालक को रखा जाता है कि 4 से 10 वर्ष के बालक में इस प्रकार की अवस्था पाई जाती है। तो दोस्तों इस अवस्था में क्या है कि जो मानक हैं, नैतिकता के जो मानक हैं दोस्तों, इसमें अगर सरल भाषा में कहें, नैतिकता के मानक पूर्व निर्धारित होते हैं और स्वयं का नियंत्रण नहीं होता। तो दोस्तों इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब बालक 4 से 10 वर्ष की अवस्था में है तो वह अपने अनुसार चीज़ों को नहीं कर सकता है, उसको अपने माता पिता गुरु की बात के अनुसार ही कार्य करना पड़ता है, उनकी आज्ञा का पालन करना पड़ता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बालक की जो नैतिकता है वह पूर्व निर्धारित मानकों के अनुसार होती है, कि जो मानक उसके परिवार में, उसके समाज में पूर्व से निर्धारित हैं कि ये चीज़ अच्छी है या ये चीज़ बुरी है, ये करना ठीक है, ये करना ठीक नहीं है, तो बालक को उन्हीं नियमों पर चलना पड़ता है। क्योंकि बालक की आयु 4 से 10 वर्ष है, ऐसी स्थिति में, ऐसी अवस्था में बालक की तर्कणा शक्ति उतनी विकसित नहीं होती है कि वह समाज के खिलाफ जा सके और समाज से हटकर कुछ नियमों को, मानकों को परिवर्तित कर सके। तो ऐसी स्थिति में बालक के अंदर ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। तो बालक को जो है दंड और आज्ञाकारिता उन्मुखता होती है। अर्थात बालक दंड के भय से मानकों पर चलने का प्रयास करता है और आज्ञाकारिता जो है उसकी भावनाओं में प्रथम होती है कि हमको माता पिता गुरु की आज्ञा का पालन करना ही करना है, क्योंकि ऐसा उसको समाज में बताया जाता है दोस्तों। लेकिन दोस्तों उसके बाद जो है अवस्थाएं जैसे जैसे आगे बढ़ते जाती हैं, वैसे वैसी स्थिति में अब देखेंगे कि उसका जो नैतिक विकास है वो बालक स्वयं निर्धारित करेगा। तो आगे चलते हैं दूसरी अवस्था में। तो दोस्तों सेकंड हमारी जो है वो रूढ़िगत है, रूढ़िगत नैतिकता स्तर। तो दोस्तों रूढ़िगत नैतिकता स्तर में हम देखेंगे कि इसमें जो है बालक की आयु लगभग 10 से 13 वर्ष हो जाती है इस अवस्था तक आते आते। और बालक जो है, बालक के अंदर इस समय दोस्तों सर्वप्रथम बालक अनुकरण पर बल देता है। प्राय दोस्तों देखा गया है कि इस अवस्था में बालक दूसरों को देख करके ही सीखता है। जो व्यक्ति दूसरा कर रहा है वो भी उसी अनुसार अपने कार्यों को प्रारंभ कर देता है। स्वीकार्यता की भावना होती है कि वह समाज में जो नियम कानून मानक चल रहे हैं वह दोस्तों उनके खिलाफ ना जा करके, उनको अस्वीकार ना करके, वह उनको सहज ही स्वीकार करने की प्रवृत्ति इसमें रहती है। और जो मानक हैं दूसरे के मानकों पर बालक चलता है, दूसरे के मानकों पर चलता है। उसकी स्वयं की तर्कणा शक्ति का विकास इस नैतिकता स्तर तक अधिक नहीं हो पाता है कि वह स्वयं से नैतिक आधार पर कुछ नियम बना सके। तो दोस्तों हमारा थर्ड है उत्तर रूढ़िगत नैतिकता स्तर। उत्तर रूढ़िगत नैतिकता स्तर, तो इसमें दोस्तों जो 13 वर्ष से अधिक बालक जो है आगे, जिसको हम किशोरावस्था बोल सकते हैं, किशोरावस्था के बालकों को हम इस नैतिकता स्तर में रखते हैं दोस्तों। और इसमें जो है स्वयं के नियम निर्धारित करता है बालक। जो पुराने मानक हैं अगर वह उसको ठीक लगे तब तो वह उनको स्वीकार कर लेगा, अन्यथा उनके वह विपक्ष में जा कर के स्वयं के नियम जो है निर्धारित करेगा। तो फ्रेंड इसमें जो है अस्वीकृत की जो भावना है की भावना जो है प्रबल हो जाती है। अस्वीकृति की भावना प्रबल हो जाती है कि जो नियम कानून समाज के द्वारा बनाए गए हैं, उसके माता पिता गुरुओं के द्वारा बनाए गए हैं,
अगर वह उसमें अपने आप को सही पाता है, अपने आप को उसमें जो है समायोजित कर लेता है, तब तो ठीक है, अन्यथा वह अपने स्वयं के नियमों पर चलना ज़्यादा पसंद करता है। तो ये इस तरह से उसकी जो पूरी नैतिकता का विकास होता है। इसको अगर नैतिकता स्तरों को हम सिर्फ अगर 2 लाइन में कहना चाहें तो इस प्रकार कह सकते हैं कि जैसे जैसे बालक की आयु बढ़ती है वैसे वैसे बालक स्वयं के द्वारा निर्धारित नियमों पर चलने का प्रयास करता है, जबकि वह अपने जीवन के शुरुआती दौर में अपने माता पिता की आज्ञाकारी बनकर चलना चाहता है और उसको दंड का भय भी होता है कि अगर मैं जो है अपने नियम स्वयं से बनाऊंगा या मैं किसी दूसरे रास्ते पर चलूंगा तो उसको दंडित किया जाएगा, समाज से स्वीकृति नहीं मिलने की वजह से उसको काफ़ी कुछ झेलना पड़ेगा। लेकिन जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती जाती है उसमें स्वयं की तर्क शक्ति आ जाती है, जिसके आधार पर वह अपने नियम बनाता है और समाज में अपनी एक अलग छवि, अपनी स्वयं की बुद्धि के आधार पर चलने का प्रयास करता है। तो दोस्तों इस प्रकार जो है हम कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत या संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को जानते हैं। तो अगला सिद्धांत हमारा फ्रेंड्स जो है वाइगोत्स्की का सिद्धांत है। तो आगे चलते हैं, देखते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा है अगला वाइगोत्स्की का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। तो फ्रेंड इस सिद्धांत को हम जो है अन्य नामों से भी जानते हैं, जिसको जो है हम सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहते हैं, क्योंकि दोस्तों इनका जो सिद्धांत है वह पूरा समाज के ऊपर ही बेस्ड है, सामाजिक कारकों के ऊपर बेस्ड है, जिसमें भाषा और सामाजिक कारकों का अत्यधिक महत्व है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी समीपस्थ विकास क्षेत्र। दोस्तों ये क्या है? समीपस्थ विकास क्षेत्र इज इक्वल टू संभाव्य विकास क्षेत्र माइनस वास्तविक विकास क्षेत्र। तो इसमें दोस्तों उन्होंने ये बताया था। तो फ्रेंड्स ये जो संभाव्य विकास क्षेत्र है, संभाव्य विकास क्षेत्र का मतलब ये है कि बालक को सहायता के आधार पर अर्थात दोस्तों जो बालक को हम सहायता देंगे कि बालक को किस तरह से अपने लक्ष्यों को हासिल करना है, यह वह क्षेत्र आता है दोस्तों इसमें कि जिसमें बालक को हम सहायता देकर के उस संभाव्य क्षेत्र तक पहुंचा सकते हैं। और जैसा कि इसमें जबकि बताया गया वास्तविक विकास क्षेत्र बालक की स्वयं की सीखने की क्षमता, अर्थात दोस्तों बालक की स्वयं सीखने की जितनी क्षमता है वास्तविक विकास क्षेत्र, इसको हमको बढ़ा करके संभाव्य विकास क्षेत्र तक ले जाना होता है। अर्थात हमारा टारगेट ये होता है कि हमको बालक को इस स्तर तक पहुंचाना है। लेकिन दोस्तों चूंकि बालक बिल्कुल कोरा कागज तो होता नहीं है, वो पहले से भी चीज़ों को जानता है। तो वास्तविक विकास क्षेत्र ये है कि बालक कितना जानता है और हमको बालक को कितना बताना है, बालक को सहायता के आधार पर लक्ष्य तक पहुंचाना। तो दोस्तों ये हमारा लक्ष्य होता है अधिकतम कि संभाव्य विकास क्षेत्र तक बालक को पहुंचाना है, उसकी हेल्प करके, उसको पढ़ा करके, सिखा करके। लेकिन दोस्तों हम ये भी मान के चलते हैं कि वास्तविक विकास क्षेत्र वो है कि जो बालक स्वयं जानता है जितना। तो ये समीपस्थ विकास क्षेत्र है कि इन दोनों का अंतर, कि जितना बालक को सिखाना है और जितना बालक जानता है, तो जो दोनों का अंतर है वह समीपस्थ विकास क्षेत्र JPD इसको बोला जाता है। इसको दोस्तों याद रखिएगा, ये कई बार पूछ लेता है। और इसके अलावा बाकी वाइगोत्स्की का जो संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत है वह सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है, भाषा और सामाजिक कारकों का इसमें अधिक महत्व है। तो दोस्तों लास्ट सिद्धांत पे हम चलेंगे, इसमें देखेंगे कि ब्रूनर ने कौन सा सिद्धांत दिया है। तो फ्रेंड्स इनका जो है नाम जेरोम ब्रूनर है, जेरोम ब्रूनर। फ्रेंड्स इन्होंने जो है अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हैं और इन्होंने जो है बालक का जो पूर्व अनुभव है, बालक का पूर्व अनुभव वह
नया ज्ञान के समन्वय पर बल देता है। इनका सिद्धांत दोस्तों, इनका सिद्धांत जो है बालक का पूर्व अनुभव व नया ज्ञान के समन्वय पर बल देता है कि बालक को जो पूर्व अनुभव है और जो बालक ने नया ज्ञान अर्जित किया है उसके बीच में जो है समन्वय स्थापित करने पर इनका जो है सिद्धांत बल देता है। इसमें दोस्तों इन्होंने जो है क्या बताया है उसको भी हम देखेंगे। इन्होंने परिभाषा दी है, एक अच्छी परिभाषा है, आप देखें कि सीखना एक सक्रिय सामाजिक प्रक्रिया है। सीखना एक सक्रिय सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें छात्र अपने वर्तमान ज्ञान के आधार पर नए विचारों या अवधारणाओं का निर्माण करता है। तो जैसे कि दोस्तों हमने ऊपर बताया है, एक पॉइंट लिखा है हमने कि इन्होंने इनका जो सिद्धांत है बालक का पूर्व अनुभव व नया ज्ञान के समन्वय पर बल देता है। जैसा कि परिभाषा से स्पष्ट है कि इन्होंने बताया कि सीखना एक सक्रिय सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें छात्र अपने वर्तमान ज्ञान के आधार पर नए विचारों या अवधारणाओं का निर्माण करता है। यानी जिसको जो नॉलेज है उसी के आधार पर जो नई चीज़ों को वो सीखता है। तो दोस्तों इसमें जो है उन्होंने 3 अवस्थाओं के बारे में चर्चा की है, तो उसको भी हम थोड़ा देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमने लिख दिया है ताकि समय बच जाए। इन्होंने 3 जो है अवस्थाओं के बारे में बताया, जिसमें फर्स्ट अवस्था जो है, पहली जो अवस्था है सक्रिय क्रिया। तो फ्रेंड्स इनका मानना था कि 0 से 3 वर्ष का बालक जो है इस अवस्था के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों इसमें बालक सक्रिय क्रिया के द्वारा अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है, जैसे रोना, हाथ पैर हिलाना, रोना, इस तरह की क्रियाओं के द्वारा वह अपनी प्रतिक्रिया देता है। अगर उसको कुछ मांगना होता है, उसको कुछ ज़रूरत होता है या उसको कोई तकलीफ होती है तो वह इन्हीं माध्यमों से अपने भाव को प्रकट करता है। चूँकि भाषा का विकास इस अवस्था में बहुत ज़्यादा नहीं हो पाता है, भाषा विकास की स्थिति बहुत अच्छी नहीं होती है, इसी वजह से वह जो है अपने हाथ पैरों को हिलाना, रोना आदि के माध्यम से ही अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है। दृश्य प्रतिमा में दोस्तों वह 3 से 7 वर्ष के बालक को रखते हैं और इसके अंतर्गत चूंकि बालक का भाषा विकास अभी भी उतना सुदृढ़ नहीं हो पाया है, तो बालक कैसे अपनी भावनाओं को व्यक्त करेगा, कैसे सीखेगा? तो इसमें दोस्तों वह जो है देखकर सीखता है, देखकर, अनुकरण के माध्यम से, अनुकरण के द्वारा वो देखेगा कि जैसा व्यक्ति उसके सामने वाला कर रहा है। चूंकि तो इस अवस्था में बालक दूसरों को देख करके स्वयं कर सकता है, उसका शारीरिक स्ट्रक्चर, शारीरिक ढांचा ऐसा हो जाता है कि वह दूसरों की नकल उतार सके। तो दूसरों की नकल करना, अनुकरण करना, इसके आधार पर वो सीखता है। और सांकेतिक भाषा, इसमें हम सिंबॉलिक कहते हैं। तो ऐसा दोस्तों जो है 7 वर्ष के बाद जो है वो भाषा के आधार पर वह जो है अभिव्यक्ति करता है, क्योंकि इस समय तक उसका भाषा विकास, उसका शब्द भंडार इतना विस्तृत हो चुका होता है कि वह सभी प्रकार की भावनाओं को भाषा के माध्यम से व्यक्त कर सकता है और उसी के आधार पर वह सीख सकता है दोस्तों। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि सक्रिय क्रिया में बालक 0 से 3 वर्ष रोना, हाथ पर हिलाने के माध्यम से प्रतिक्रिया देता है। दृश्य प्रतिमा आइकॉनिक में 3 से 7 वर्ष देखकर अनुकरण के माध्यम से सीखता है। और सांकेतिक विधि में, सिंबॉलिक में 7 वर्ष के बाद भाषा के आधार पर अभिव्यक्ति करता है और भाषा के माध्यम से तेजी से सीखता है। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में संज्ञानात्मक विकास के ऊपर जितने भी हमारे प्रमुख मनोवैज्ञानिक हैं उनके बारे में डिस्कशन किया है, जो कि सीटेट 2023 में होने वाला है। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं सभी मनोवैज्ञानिक, और इनसे प्रश्न आता ही आता है। तो आप लोग जो है सभी कॉन्सेप्ट को देख करके ही जाए, और इस पर हम
क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन आज हमने अवधारणाओं के ऊपर चर्चा की है। तो फ्रेंड्स, अगर कुछ समझ में आया, कुछ अच्छा लगा हो अगर, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।